हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 1 फरवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 फरवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं। उसके बाद आपको फोर्थ शिफ्ट का जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बिहू ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बिहू है ना, ये असम राज्य का एक लोक नृत्य भी है और ये आपका असम का जो है एक त्यौहार भी है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बिहू त्यौहार है ना, ये असम में एक साल में जो ये आपका 3 बिहू मनाया जाता है। और वो 3 बिहू कौन कौन से हैं? तो पहला आपका बोहाग बिहू, जो कि आपका बैसाख यानी अप्रैल के मध्य महीने में मनाया जाता है। सेकंड आपका माघ बिहू, जो कि आपका जनवरी के मध्य महीने में मनाया जाता है। और थर्ड आपका काटी बिहू, जो कि आपका कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीने में जो है इसे मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना, ये कब से कब तक रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ना, ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। तो 2002 से 2007 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को जो है वो आपका दोगुना करना था। इसके अलावा इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो 2012 तक गरीबी अनुपात को जो है ये 15% तक जो वो कम करना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, इसमें जो विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका 8.1% रखा गया था। लेकिन वास्तविक जो आपका वृद्धि हुआ था ना, इसमें केवल 7.7% जो है आपका वास्तविक जो आपका विकास जो लक्ष्य है वो आपका हासिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये कब किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक जो आपके 2 बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किया जा चुका है। और देखिए, एशियाई खेलों का जो प्रथम संस्करण है ना, ये आपका 1951 में हुआ था, जो कि भारत के द्वारा ही जो है आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 1982 में किया गया था। तो 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि एशियाई खेलों से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि एशियाई खेल का जो 18वां जो संस्करण हुआ था ना 2018 में, ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 18वां जो संस्करण है ये आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबर्ग शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 2022 का जो 19वां ये जो आपका एशियाई खेल होगा ना, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 19वां जो संस्करण होना था ये आपका 2022 में आयोजित किया जाना था। लेकिन चीन में कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2023 में आयोजित किया जाएगा। और ये जो आपका हांगझाऊ चीन में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, इससे पहले शिफ्टों में जो आपका 18वें संस्करण का जो है मोटो पूछा गया था। तो देखिए, 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था, इसमें जो आपका मोटो रहा था वो आपका एनर्जी ऑफ एशिया रहा था। बात कर रहे इसमें जो है कितने देशों ने जो है भाग लिया था। तो टोटल 45 देशों ने जो है इसमें भाग लिया था। और कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो 11,300 एथलीट ने जो है वो भाग लिया। इसके अलावा 2018 के एशियन गेम्स में जो है आपके 465 इवेंट्स करवाए गए थे। और कितने खेल हुए थे? तो ये आपके 46 स्पोर्ट्स करवाए गए थे। और कितने विषय था? तो ये आपका 61 डिसिप्लिन था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एनपीआर का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, एनपीआर का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन पर जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का जो संबंध है ना, ये आपका खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है और इसका जो मुख्य प्रभाव है ना, ये आपका गेहूं पर पड़ा था। और हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो वो आपका वृद्धि हुआ था, तो गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हरित क्रांति से जो है आपके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, जिसको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो है बहुत सारे वीडियो या फिर सेकंड शिफ्ट के वीडियो में भी जो है वो आपको बहुत सारे प्रश्न जो है वो बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध है ना, ये किस नदी के किनारे हुआ था। तो देखिए ये जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है ना, ये चालुक्य वंश का जो है राजा था और जिसका 618 ईस्वी में जो है नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से जो है युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो नर्मदा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सागा दावा जो त्यौहार है ना, ये किस धर्म के लोगों का त्यौहार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सागा दावा जो त्यौहार है ना, ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और सिक्किम में जो ये प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। तो देखिए बौद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका सागा दावा जो त्यौहार है ना, इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव यानी ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल है ना, ये कितने वर्ष का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल है ना, ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना, ये जो इनका कार्यकाल होता है। तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो गठन है ना, ये आपका 1 अक्टूबर 1926 को जो है वो किया गया था और यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका धौलपुर हाउस नई दिल्ली में स्थित। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि यूपीएससी का जो गठन है ना, ये किस आयोग के सिफारिश पर किया गया था। तो देखिए ली आयोग के सिफारिश के परिणाम स्वरूप जो है संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो किया गया था और यूपीएससी आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ना, ये आपके सर रॉस बार्कर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके डॉक्टर मनोज सोनी है, जो कि 5 अप्रैल 2022 से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत जो है कितने वर्ष के बच्चों को जो वो टीकाकरण किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 अभियान के तहत जो है 2 साल तक की उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का जो है वो टीकाकरण किया जाएगा। तो 2 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मिशन इंद्रधनुष अभियान के बारे। तो देखिए ये जो आपका मिशन इंद्रधनुष अभियान है ना, इसे भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए जो है मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर जो है 25 दिसंबर 2014 से जो ये प्रारंभ किया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 25 दिसंबर 2014 को जो वो शुरू किया गया था। इसके अलावा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2022 में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ना, ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को जो है ये आपका 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन है ना, ये आपका मेला ग्राउंड IARI पूसा नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि देश की रक्षा करना और भारतीय संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये जो है किसमें निहित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो है आपके मौलिक कर्तव्य में निहित है। तो मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो ये आपका भाग 4A में है। किस अनुच्छेद में अगर पूछ रहे तो ये आपका अनुच्छेद 51A में है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो आपके 10 मौलिक
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो है हमारे संविधान में 3 नए शब्द जो है वो कौन कौन से जोड़े गए थे। अगर आप 3 नए शब्द बताते हैं तो मैं आपको जो है लाइक ज़रूर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA का जो गठन है ना, ये 1928 में किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका जो गठन है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया था। तो फिरोज शाह कोटला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाफेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए अगर नाफेड के फुल फॉर्म की बात कर ले तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और देखिए नाफेड की जो स्थापना है ना, ये 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन के अवसर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए नाफेड की जो स्थापना है ना, ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के जो है सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है नाफेड की स्थापना की गई। इसके अलावा बात कर ले नाफेड के जो है वर्तमान में MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक कौन है। तो ये आपके राजवीर सिंह पवार हैं। इसके अलावा बात कर ले इसके अध्यक्ष कौन है। तो ये आपके डॉक्टर विजेंद्र सिंह नेफेड के जो है अध्यक्ष हैं। तो अगर अध्यक्ष पूछा गया था तो डॉक्टर विजेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक के बारे में पूछा गया था तो राजवीर सिंह पवार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शॉर्ट पुट में गेंद का जो वजन है ना, ये कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट पुट में जो पुरुषों में जो गेंद का वजन होता है ना, वो आपका 7.26 kg यानी 16 पाउंड होता है। वहीं अगर बात कर ले वुमेन यानी आपका महिलाओं का जो शॉर्ट पुट में गेंद का जो वजन होता है ना, ये आपका 4 kg यानी 8.8 पाउंड होता है। तो अगर महिलाओं में पूछा गया था तो 4 kg आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पुरुषों में पूछा गया था तो 7.26 kg आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एन अल्कली एज वेल एज हैलोजन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है क्षार के साथ साथ जो है ये आपका हैलोजन भी है। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रोजन जो तत्व है ना, ये क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन दोनों के समान होता है। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जड़ का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए जड़ का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका चेतन होता है। तो चेतन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 4th शिफ्ट में आया था कि बिहू पर्व जो है असम में एक साल में जो है ये कितनी बार मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बिहू पर्व है ना, ये एक साल में जो आपका 3 बार मनाया जाता है। और वो 3 बार कब कब मनाया जाता है। तो पहला जो आपका एक बोहाग बिहू है जो कि आपका बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। सेकंड आपका माघ बिहू है जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और थर्ड आपका काटी बिहू जो कि कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीने में जो है इसे मनाया जाता है। तो 3 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए रणजीत सिंह के देहांत के बाद 1934 में जो है BCCI के द्वारा रणजी ट्रॉफी श्रृंखला को जो वो शुरू किया गया था। तो 1934 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे पहले के शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है ना, ये सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई ने जो है 41 बार जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है ना, ये मध्य प्रदेश के टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में गरीबी का जो आकलन है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में गरीबी का जो आकलन है ना, ये नीति आयोग के एक टास्क फोर्स के द्वारा जो है वो किया जाता है। और ये नीति आयोग के जो टास्क फोर्स होते हैं वो किस आंकड़ों के आधार पर करते हैं। तो ये आपके जो है NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जो है एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर जो है गरीबी रेखा के आकलन के माध्यम से जो है ये किया जाता है। तो नीति आयोग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य काल में धम्म नीति जो है ये किस शासक ने अपनाई। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलिंग युद्ध के नरसंहार के पश्चात
अशोक ने जो है युद्ध की नीति त्याग कर जो है ये आपका धर्म यानी धर्म की नीति जो है वो अपनाए थे। तो अशोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक के जो है 11वें शिलालेख में जो है ये धम्म नीति का जो है वर्णन किया गया है। इसके अलावा सांची का जो स्तूप जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, और ये जो सांची का स्तूप है ना ये आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा जो आपका अशोक स्तंभ है ना ये भी जो आपका अशोक के द्वारा बनवाया गया है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि देवनाम पियादसी के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देवनाम पियादसी के नाम से जो है ये सम्राट अशोक को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मंत्री परिषद ये जो है किसके प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है किया जाता है। और मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो है ये आपके सामूहिक रूप से जो है ये लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 की बात कर ले तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लोज 2 में आपका बताया गया है कि मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जो है ये आपके उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो आपका लोकसभा करेक्ट आंसर होगा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो फिर आपका राष्ट्रपति जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किसने जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। जहां पे ऑप्शन में आपका इंदिरा गांधी, कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दिया गया था। तो देखिए हाल ही में कपिल सिब्बल ने जो है ये कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए हैं। तो कपिल सिब्बल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण आपका जो वर्षा होता है ना तो भारत में रबी की फसल को जो है ये किस प्रकार लाभ जो वो पहुंचाते हैं। तो ये जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जो वो लाभ पहुंचाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है किसको दिया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ना ये खेल के प्रशिक्षक यानी जो खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं ना उन्हें जो है वो दिया जाता है। तो खेल के प्रशिक्षक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो ये आपका 1985 में हुआ था। इसके अलावा बात कर ले अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब हुआ था तो ये आपका 1961 में हुआ था। और 2022 में जो है ये 25 खिलाड़ियों को जो है वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात कर ले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो ये आपका 1991-92 में हुआ था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो ये आपके शतरंज के ग्रांड मास्टर ये जो आपके विश्वनाथन आनंद को जो है 1991-92 में आपका जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो कर दिया गया था। और 2022 में जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ना ये शरद कमल को जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के वर्तमान में जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में जो आपके 50वें CJI है ना ये आपके DY चंद्रचूड़ साहब हैं। तो DY चंद्रचूड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो ये आपके उदय उमेश ललित थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये आपके जस्टिस हीरालाल J कानिया थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नगर पालिका ये जो किस अनुसूची में आती है। तो देखिए ये जो आपका नगर पालिका है ना ये आपका 12वीं अनुसूची में आती है। इसके अलावा नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक मान्यता है ना ये किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो देखिए 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना उसके तहत जो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता जो है वो प्रदान किया गया था। और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1992-93 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले ग्राम पंचायत के बारे में। तो देखिए ग्राम पंचायत जो है ये आपका 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में जो है इसे जोड़ा गया था। और ये जो आपका ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है ये किस भाग में है तो ये आपका भाग 9 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में योजना आयोग का जो गठन है ना, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में 15 मार्च 1950 को जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 15 मार्च 1950, सॉरी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है ये किस राज्य का रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें सबसे कम जो आपका महिला का जो लिटरेसी रेट रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार में जो आपका महिला साक्षरता दर रहा था ये आपका 51.50% रहा था। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरा सबसे कम जो महिला साक्षरता दर रहा था ना, ये आपका राजस्थान राज्य का रहा था। राजस्थान राज्य का जो महिला साक्षरता दर है ये आपका 52.12% रहा था। अगर ओवरऑल की बात कर ले तो देखिए ओवरऑल में भी जो आपका सबसे कम जो साक्षरता दर है ना, ये आपका बिहार राज्य का रहा था। बिहार का जो लिटरेसी रेट है ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो आपका 71.20% रहा था। अगर ओवरऑल में सेकंड स्थान पे बात कर ले तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है ना, ये आपका 65.38% रहा था, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 72.55% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 57.70% रहा था, जो कि महिलाओं की साक्षरता दर में जो है तीसरे स्थान पे जो आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। राजस्थान के साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 66.11% रहा था, जिसमें पुरुषों का जो साक्षरता दर है ये आपका 79.19% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ये आपका 52.12% रहा था। इसके अलावा बात कर ले सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 94% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 96.11% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 92.07% रहा था। इसके अलावा बात कर ले सेकंड स्थान पे जो आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य रहा था, तो देखिए सेकंड स्थान पे जो है ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो लिटरेसी रेट रहा था ना, ये 91.85% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 95.56% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है 87.95% रहा था। वहीं अगर भारत के साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो है 65.46% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY ये जो किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये लागू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है ये आपका विश्व युवा कौशल दिवस यानी 15 जुलाई 2015 को जो है ये आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इनके द्वारा जो है इस मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू किया गया था। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि असम का जो क्षत्रिय नृत्य है ना, ये आपका किस आंदोलन से संबंधित। तो देखिए अगर बात कर ले क्षत्रिय नृत्य के बारे में तो देखिए ये जो आपका क्षत्रिय नृत्य है ना, ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति जो है असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठ में जो है इसका उत्पत्ति किया गया था। और इसका जो श्रेय यानी इसके नृत्य की खोज का जो श्रेय है ना, ये 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को जो है वो दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि क्षत्रिय नृत्य की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो ये आपका 15वीं शताब्दी में किया गया था। इसके अलावा क्षत्रिय को जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा वो प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका क्षत्रिय नृत्य है ना, ये आपका नव वैष्णव आंदोलन या फिर भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो इन दोनों आंदोलन में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि कौन थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके बाणभट्ट थे ना, ये राजा हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाणभट्ट ने जो है संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी जो है ये हर्षचरित्र लिखी थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि हर्षवर्धन की जीवनी जो है ये हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा ये जो आपका कादम्बरी जो नाट्य है ना, ये भी जो है बाणभट्ट के द्वारा ही जो है ये लिखा गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन सा चीनी तीर्थयात्री जो है हर्षवर्धन के दरबार में जो है वो दौरा किया था। तो देखिए ये जो आपके हेन सॉन्ग जे थे ना, जो कि एक चीनी तीर्थयात्री थे, और ये जो है हर्षवर्धन के दरबार का जो है वो दौरा जो है वो किए थे। और ये जो आपके हेन सॉन्ग थे ना, ये चीन जाने के बाद एक किताब जो है CU की यानी पश्चिम की दुनिया पुस्तक जो है ये लिखे थे। इसके अलावा यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ये जो आपके हरिसेन है ना, ये किसके जो है दरबारी कवि थे। तो देखिए ये जो आपके हरिसेन थे ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि भारत के किस व्यक्ति को जो है द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के मिल्खा सिंह को जो है द फ्लाइंग सिख के नाम से जो वो जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए द फ्लाइंग सिख का जो उपनाम है ना, ये मिल्खा सिंह को किसने दिया था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1960 में पाकिस्तान में अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने जो है मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जो है ये उपनाम जो वो दिया था। तो इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मिल्खा सिंह है ना, ये भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, जो कि ओलंपिक एथलीट स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले जो है ये पहले भारतीय पुरुष भी बने थे। और इन्होंने जो है 1960 के रोम का जो ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो है 400 मीटर दौड़ में जो है ये आपके चौथे स्थान पे रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका मिल्खा सिंह की जो किताब है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक है ना, ये मिल्खा सिंह के द्वारा ही जो है वो लिखा गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी राष्ट्रमंडल खेल में जो है व्यक्तिगत एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये भारत के जो है पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने जो है 1958 और 1962 के दौरान जो है एशियाई खेलों में जो है ये 2 स्वर्ण पदक भी जीते थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मिल्खा सिंह से जो आपके प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपकी रुक्मणी देवी अरुणडेल है ना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इनके पुरस्कार के बारे में, तो देखिए इन्हें 1956 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1957 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो आपका एकल स्त्री नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य है ना, ये आपका एकल स्त्री नृत्य है। और इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों की मैं अगर बात कर लूँ तो जैसे कि आपके पद्म सुब्रमण्यम, अलार्मिल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी। देखिए ये जो स्वप्न सुंदरी है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित है। इसके अलावा रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उत्तर पूर्वी मानसून ये जो है कहाँ से उत्पन्न होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर पूर्व मानसून द्वारा सर्वाधिक जो वर्षा है ना, ये तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हरित क्रांति का संबंध भारत में किस व्यक्ति से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति से जो है आपके लगातार प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे हरित क्रांति से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि पूछा गया था कि हरित क्रांति का जो आपका शुरू है ना, ये किस दशक में जो है ये शुरू हुआ था। तो देखिए हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका 1960 के दशक में जो है विश्व में जो आपके हरित क्रांति के जनक ये जो आपके नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, इनके द्वारा मैक्सिको देश से जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई है, तो ये आपका 1965 से 68 में जो है भारत में हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत हुई है। और किस राज्य से हुई थी सबसे पहले, तो ये आपका पंजाब राज्य से हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले हरित क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और खाद्यान्न उत्पादन में भी जो है ये आपका गेहूं और चावल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले श्वेत क्रांति का संबंध ये जो है किससे है, तो ये आपका दूध उत्पादन से है। लाल क्रांति की बात कर ले तो ये आपका टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात कर ले तो ये आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है ये आपका तेल बीज से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात कर ले तो ये आपका चमड़ा और कोको से जो वो संबंधित है। अगर काली क्रांति का पूछा जाए तो ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है ये आपका प्याज और झींगा से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति की बात कर ले तो ये आपके जूट उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात कर ले तो ये आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत राज्यों का संघ है, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए भारत राज्यों का संघ है ये जो आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 2 की बात कर ले तो नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना का जो उपबंध है ना, ये अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 की बात कर ले तो देखिए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों या फिर सीमाओं या फिर इसके राज्य के नामों में परिवर्तन का जो उपबंध है ना, ये आपका अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सदन चलाने के लिए कम से कम जो है गण पूर्ति जिसे जो है कोरम कहा जाता है, इसमें जो है कितनी सदस्य होने चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरम या फिर गण पूर्ति सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है ना, जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का जो कार्य है ना वो संपादित किया जाता है। और ये जो आपका प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का जो है 10वां हिस्सा होता है। यानी किसी कार्य को करने के लिए जो है लोकसभा में कम से कम जो है वो आपका 55 सदस्य होना चाहिए, यानी 1/10 जो है वो सदस्य होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा को जो है निचला सदन यानी निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा में जो आपके टोटल मैक्सिमम संख्या जो होती है सदस्यों की वो आपका 552 होता है। और इसका 1/10 करोगे तो 55 सदस्य जो लोकसभा में होने चाहिए। वहीं अगर राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा में कम से कम जो है आपके 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो 1/10 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नाइट्रोजन का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है। तो देखिए नाइट्रोजन के अगर सिंबल की बात कर ले तो इसे जो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके एटॉमिक नंबर की बात कर ले तो देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। और परमाणु भार जो है ये 14 होता है। तो 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1866 में लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है ना ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है ये 1866 में जो है लंदन में किया गया था। और ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्री स्टाइल रेसलिंग में खिलाड़ी को जीतने के लिए जो है मैक्सिमम कितने पॉइंट चाहिए होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्री स्टाइल पहलवान के मैच में जो है किसी भी चरण में जो है अपने प्रतिद्वंदी पर 10 अंकों की बढ़त बनाने की स्थिति में जो है मुकाबले का जो परिणाम है ना इसका जो घोषणा है वो कर दिया जाता है। और अंक हासिल करने वाले पहलवान को जो है यानी जो 10 पॉइंट अंक हासिल कर लेते हैं ना उस पहलवान को जो है तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो 10 पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्षेत्र का जो है भाववाचक संज्ञा पूछा गया था। तो देखिए क्षेत्र का जो भाववाचक संज्ञा होता है ना ये क्षेत्रीय होता है। तो क्षेत्रीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संक्रामक रोग के जो आपके उदाहरण हैं जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो होते हैं ना ये आपके संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है मियादी बुखार दिया गया था। तो देखिए टाइफाइड को ही जो है ये आपका मियादी बुखार कहा जाता है। तो टाइफाइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो देखिए अर्थशास्त्र की जो रचना है ना, ये कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने जो है 4वीं सदी ईसा पूर्व में जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो कौटिल्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अर्थशास्त्र था ना, ये आपका संस्कृत का एक ग्रंथ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा जितने भी पुस्तक के लेखक पूछे जाते हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो ये आपके पाणिनि थे। मुद्रा राक्षस के लेखक की बात कर ले तो ये आपके विशाख दत्त थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो ये आपके जयदेव थे। रामायण की बात कर ले तो ये आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। महाभारत की बात कर ले तो ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। विक्रमांक चरित की बात कर ले तो ये आपका बिल्हन के द्वारा लिखा गया था। राज्य तरंगिणी की बात कर ले तो ये आपका कल्हन के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो की बात कर ले तो ये आपका चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये आपके चाणक्य थे, जो कि आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से जो है आप देख सकते हैं कि ये आपका पूछा गया था। हर्षचरित और कादम्बरी के जो लेखक हैं ये आपके बाणभट्ट है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देवप्रयाग में ये जो आपका भागीरथी नदी है ना, ये किससे मिलती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका देवप्रयाग है ना, ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो है वो संगम होता है। तो अलकनंदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इन दोनों नदियों के संगम होने के बाद जो है ये आपका दोनों जो नदियां है ना, ये गंगा नदी के रूप में जो है वो बहती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देवप्रयाग ये जो आपका पंचप्रयाग में आ जाता है। तो देखिए पंचप्रयाग में अन्य जो आपके पंचप्रयाग है उनमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, जैसे कि विष्णु प्रयाग में जो है अलकनंदा और धौली गंगा नदी का जो वो संगम होता है। रुद्र प्रयाग की बात कर ले तो देखिए रुद्र प्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो है ये संगम होता है। नंद प्रयाग की बात कर ले तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी इन दोनों नदियों का जो संगम है ना, ये आपका नंद प्रयाग में होता है। कर्ण प्रयाग की बात कर ले तो अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम है ना, ये आपका कर्ण प्रयाग में होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से किस खेल में जो है अंडाकार आकृति और पिच की जो लंबाई है ना, वो 22 गज होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच यानी जो पिच की लंबाई है ना, वो आपका 22 गज होता है। और अगर क्रिकेट के मैदान की लंबाई की बात कर ले मीटर में तो ये आपका 20.12 मीटर होता है। और चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 3.05 मीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति जो है ये कौन बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की 15वें राष्ट्रपति बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है ना, ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्टों में जो आपसे पूछा गया था कि जो है द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है किस राज्य की राज्यपाल थी। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये झारखंड राज्य की जो है वो राज्यपाल थी। और ये जो है 9वें नंबर की जो है झारखंड राज्य की राज्यपाल बनाई गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू ये जो है किस राज्य से बिलोंग करती है। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म है ना, ये आपका 20 जून 1958 को जो है ऊपर बेड़ा मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। तो अगर किस राज्य से पूछले संबंधित थी तो ये आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि जो आपका भारत का राष्ट्रपति का जो हुआ था उसमें जो विपक्ष दल का जो उम्मीदवार थे वो कौन थे। तो देखिए अगर विपक्ष दल के उम्मीदवार की बात कर ले तो ये आपके यशवंत सिन्हा थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ मामले में जो गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो ये जो है किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो वो गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के तहत जो है उसे कुछ स्वतंत्रताएं जो है वो प्रदान की गई है।
जैसे कि अगर स्वतंत्रताएं की बात कर ले तो व्यक्ति जो है अपना गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। सेकंड, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना होगा। थर्ड, जो है व्यक्ति अपने पसंद के वकील का जो है वो चयन कर सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 22 के तहत जो है कुछ स्वतंत्रताएं जो वो प्रदान किया गया है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये जो आपका अनुच्छेद 22 में वर्णित है, तो अनुच्छेद 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विवाहित महिलाओं के द्वारा गणगौर का जो त्यौहार है ना ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गणगौर का जो त्यौहार है ना ये बेसिकली आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गणगौर त्यौहार है ना ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज को जो है, यानी महीने की बात कर ले तो ये आपका अप्रैल महीने में जो है ये आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में जो आपका चैत्र महीना दिया गया था तो चैत्र महीना आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस दिन जो है कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित जो महिलाएं होती है ना वो शिव जी और पार्वती जी, जिन्हें जो है गौरी भी कहा जाता है, इनकी जो है वो पूजा करती है। और ये जो गणगौर का जो त्यौहार है ना ये आपका 18 दिनों तक जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 30 सितंबर 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये जनरल अनिल चौहान को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जनरल अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है भारत के दूसरे जो है वो आपके चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो बनाए गए हैं। भारत के पहले जो आपके सीडीएस थे ये आपके बिपिन रावत थे, जिनकी दिसंबर 2021 में आई थिंक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो है अनिल चौहान नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर अनिल चौहान ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना तो देखिए फिर आपका जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछा गया होगा, यानी जो आपके थल सेना के जो है अध्यक्ष यानी प्रमुख जो है वो कौन है, तो ये आपका पूछा गया होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो अभी थल सेना के जो प्रमुख है ना ये जनरल मनोज पांडे हैं। तो अगर ये पूछा गया था तो मनोज पांडे आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले भारत के वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो ये आपके मार्शल वी.आर. चौधरी हैं। नौसेना के प्रमुख कौन है, तो ये आपके एडमिरल आर. हरि कुमार जो है ये भारत के नौसेना के प्रमुख हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो है जीएसटी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जीएसटी है ना ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है। इसके अलावा सेवा कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क ये सब जो आपके है ना ये आपके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो जीएसटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारत के जो खेल मंत्री है ना ये आपके अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो अनुराग सिंह ठाकुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीवी चंद्रशेखर ये जो आपके किस नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए ये जो आपके सीवी चंद्रशेखर है ना ये आपके भरतनाट्यम नर्तक से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए सीवी चंद्रशेखर को 1993 में जो है भरतनाट्यम के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2008 ईस्वी में जो है इन्हें कालिदास सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है। और 2011 में इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना ये किसने या फिर कब किया था। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना में सबसे मुख्य जो भागीदारी है ना वो किसने दी थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सत्य शोधक समाज एक जो आपका सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में जो है ये आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में जो आपका ज्योतिबा फुले दिया गया था तो ज्योतिबा फुले आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसकी स्थापना कहां पर और कब किया गया था, तो 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि लाल लिटमस पेपर को क्षार जो है यानी बेस जो है ना ये किस रंग में बदल देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्षार जो होता है ना ये लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है।
तो नीला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एसिड की बात कर ले यानी अम्ल जो है ये नीले लिटमस पेपर को जो वो लाल रंग में बदल देता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चूना पत्थर और संगमरमर जो है ये किसके बने होते हैं। तो देखिए चूना पत्थर, संगमरमर और ये जो आपके चौक यौगिक होते हैं ना, ये तीनों जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, इसके जो है बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उद्योगों से जो उद्योग स्थापित होते हैं ना, उससे जो है हानि क्या होती है। तो देखिए 3 तो आपके डिफर ऑप्शन दिए गए थे। चौथा जो एक करेक्ट आंसर दिया गया था ना कि उद्योग से जो ये आपका प्रदूषण होता है, तो ये जो ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण पदक है ना, ये किस देश ने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 ये जो आपका जापान टोक्यो में आयोजित किया गया था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक यानी स्वर्ण पदक है ना, ये चीन देश ने जीता था। चीन ने जो टोटल 207 पदक जीते थे, जिसमें 96 गोल्ड, 60 जो है वो आपका सिल्वर मेडल था और 51 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो ये ग्रेट ब्रिटेन देश रहा था, जो कि ग्रेट ब्रिटेन ने 124 पदक जीते थे, और थर्ड स्थान पे जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। वहीं अगर बात कर ले टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने जो है कितने पदक जीते थे, तो देखिए भारत ने जो है टोटल 19 पदक जीते थे। और भारत का जो पायदान रहा था ना, भारत टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत जो ये आपका 24वें स्थान पे रहा था, जिसमें 19 पदक की बात कर ले तो 5 जो था वो आपका स्वर्ण पदक था, 8 जो था वो आपका रजत पदक था, और 6 जो था ना वो आपका कांस्य पदक था। अगर टोक्यो ये तो आपका पैरा ओलंपिक हो गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात कर ले तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है भारत आपका 48वें पायदान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल इसमें 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में